सो गाइस, आज जो होने वाला है ये आज की हमारी लास्ट क्लास है ट्रेडिंग के ऊपर। ऐसा मत सोचना कि अगर मैंने बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में आपको पढ़ाया है तो इसमें कुछ भी चीज़ आपको कम मिली है। मैंने एक्सप्लेनेशन को कम रखने का ट्राई किया है ताकि, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि ठीक है, मैंने हो सकता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है कि आपको वो चीज़ें थोड़ी बहुत भी अगर आपको समझ में आई है तो आप उसके बारे में और पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, अदर सोर्सेज से पढ़ोगे, अभी तो एआई है तो वहाँ से पढ़ोगे, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएंगी आपको किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ोगे। और सेल्फ स्टडी इज़ मोर बेटर। मैं तो ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि वीडियो की लेंथ छोटी हो और मैं सेल्फ स्टडी ज़्यादा करूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो की लेंथ को छोटा रखने का कोशिश की है। हो सकता है कहीं कहीं पे एक्सप्लेनेशन कम पड़ गया हो, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि 20-25 घंटों का ये वीडियो बने। इन क्लासेस को मैं 20-25 घंटे तक के या फिर 50 घंटे तक के भी ले सकता था, लेकिन ना मेरे पास इतना टाइम है ना आपके पास इतना टाइम है कि आप इतने बड़े वीडियो देख सको। एक करेक्शन है, हालांकि ये मेरी टंग स्लिप हो गई थी कल। जब भी प्राइस ऊपर जाता है नीचे जाता है तो मैंने इसको सपोर्ट बोल दिया था और इसको मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया था, जबकि प्राइस जो नीचे होता है ना, ये उसको सपोर्ट बोलते हैं और इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। आप लोगों ने कहीं ना नोटिस किया होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी कर दिया हो कि नहीं, मास्टर गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने कहाँ पे मिस्टेक की थी, वेट, यहाँ पे मैंने इसको क्या बोल दिया था, मैंने इसको सपोर्ट बोल दिया था और इसको मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया था। तो जबकि ये हमारा रेजिस्टेंस है ना, जो हमारा रूफ है, और ये हमारा सपोर्ट है। ओके, तो यहाँ तक कि हमने बात कर ली। अभी हम आज क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट में मैं सारी चीज़ें आपको एक साथ बताऊँगा। सबसे पहले आपको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग अवॉइड करनी है ना। अभी तक तो हमने सारे बेसिक्स समझ लिए, अभी हमको कुछ चीज़ें सीखनी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हमको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। वाई? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात ये है कि लेट्स से कि अभी क्या होने वाला है कि मान लो कि यूनियन बैंक जो होने वाला है, मान के चलो पीएसयू बैंक, क्या नाम है, जो इंडियन बैंक है उसके साथ, है ना, उसके साथ मर्ज करने वाला है और इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा बैंक बनने वाला है। ये न्यूज़ आ रही है। अब इसके बाद क्या होगा, न्यूज़ आने के बाद हम लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन सबसे पहली बात ये है कि ये न्यूज़ हमारे तक के जब तक के आएंगे ना, उससे पहले हो सकता है कि 10 दिन पहले से, 20 दिन पहले से, 1 महीना पहले से, ये किसको पता है, ये हमारे क्या हो गया, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो गए और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए। क्यों? इनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, इनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि इनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है क्या होने वाला है। तो ये पहले से ये चीज़ जान के रखते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारा पैसा लगाना होता है, इनकी पहचान बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पे, चार्ट पर दिख जाती है कि ये लोग क्या करेंगे, बाई करना स्टार्ट करेंगे हमको। लेकिन बेस लेग आउट जो हमने बोला था, ये सारी चीज़ें हमको दिखेंगी और हम लोग इसी के बेस पे ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें न्यूज़ के बेसिस पर ही बनती हैं। अगर न्यूज़ आएंगी तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहले ही दिख जाएंगी, अगर गंदी न्यूज़ आएंगी तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहले ही दिख जाएगी, क्योंकि ये लोग पहले ही एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि ऐसी न्यूज़ पहले आने वाली है। हम तक के ये चीज़ें बहुत लेट पहुँचती है। तो इसलिए हमको न्यूज़ बेस्ड ट्रेड नहीं करना है, हमको हमारे सेटअप बेस्ड ट्रेड करना है। इवन इन कोविड-19 सारे के सारे ट्रेड जो इस सेटअप पे बेस्ड थे, मंथली टाइम फ्रेम से वापस गए हैं। बजट वाले दिन भी अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमारे पास मंथली का सपोर्ट था, प्राइस नीचे तक के गया, जैसे ही मंथली के सपोर्ट से हिट किया ऊपर चले गया। तो न्यूज़ से हमको ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे जोन का फॉर्मेशन हुआ है तो इन लोगों को ऑलरेडी पता है क्या होने वाला है। ये लोग प्राइस डालेंगे, पैसा डालेंगे, यही चलाएंगे मार्केट को। अब उसके बाद हम बात करें हाउ टू फाइंड बेस्ट ट्रेड। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइस क्या होगा, नीचे आएगा, यहाँ पे बेस कैंडल बनाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो जब हमारे पास क्या होती है, बेस ट्रेड होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो होना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात, हम लोग स्विंग ट्रेड लेने वाले हैं। जनरली अगर आप नए हो तो आपको स्विंग ट्रेड लेना चाहिए 7 दिन के लिए। सबसे पहली बात तो मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए अगर हम बाई के साइड में ऑर्डर ले रहे हैं तो। एक दूसरा, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई सप्लाई जोन है, एटलीस्ट हमारे पास कोई एक सप्लाई, ये जब अप ट्रेंड में जा रहा है तो इसको सप्लाई जोन को ब्रीच करना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है
कि यहाँ पर बेचने वाले ऑर्डर रखे थे, हमारे पास बेचने वाले ऑर्डर रखे थे, उन सारे बेचने वाले ऑर्डर को इन बायर्स ने खरीद कर प्राइस को ऊपर चढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे सप्लाई जोन ब्रीच करना चाहिए, या फिर यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे की तरफ से और ये उसको ब्रीच करना चाहिए, जो कि हमको बताएंगे कि यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल है। ओके, उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास है और हमारे पास क्या हो रहा है कि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट, मैंने बताया था जैसे अगर हम वन डे पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और मंथली का हमारे पास सपोर्ट है, अगर ये जोन वन डे का है और नीचे मेरे को यहाँ पर मंथली का सपोर्ट मिल रहा है या फिर यहीं पे हमको मंथली का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये ट्रेड हमारे पास अच्छी ट्रेड है, तो हमको इस टाइप की ट्रेड ही लेनी है। तो अभी हम इसको चार्ट पर देखते हैं। यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक में अगर हम देखें तो शायद से मेरे को यहाँ पे कुछ पेंसिल ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा था पिछले वाले इसमें मैंने देखा। तो ये मेरे पास हाइलाइटर है, तो यहाँ पर देखो कलर चेंज, तो देखो इस वाले एरिया में सबसे पहले तो हमने जोन कहाँ मार्क किया था, वेट बहुत सारे, ये हमारे पास 1 मंथ पे चलता है। अरे यार ये तो दिक्कत की बात हो गई, इतने सारे ड्रॉ हो गए। ओके, तो देखो सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पे मंथली के जोन के बारे में बात करें तो मंथली का जोन कहाँ पे बन रहा है हमारे पास, ये मंथली का जोन हमारे पास देखो यहाँ पर बन रहा है, ये हमारा क्या हो गया, मंथली का जोन हो गया। क्यों, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास ड्रॉप, ये हमारे पास बेस और यहाँ पे हमारे पास रैली आई। अब इसमें देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था, इस रैली ने सप्लाई जोन को भी ब्रेक कर दिया, यानी कि हमारा ये वाला क्राइटेरिया तो पूरा हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास मंथली का डिमांड जोन हो गया, ये नीचे था। अब हम डेली के डिमांड जोन के बारे में बात करें 1 वीक का, तो हमारा वीकली का जो डिमांड जोन है अगर आप देखें तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये वीकली का डिमांड जोन हमारे पास बन रहा है। तो इसको हमको क्या हो रहा है कि ये मंथली का डिमांड जोन, शायद से मैंने इसको गलती से, नहीं वेट, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे जा रहे हैं, हमने पीछे कर दिया यार, ये बंद करना पड़ेगा, वेट, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से डिमांड जोन यहाँ पे बन रहे हैं, अगर हम देखें तो बहुत सारे डिमांड जोन हमको वीकली के लेवल पे भी बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे पास बेस कैंडल बन रही है ना। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा, देखो ये हमारे पास ये वाला हमारे पास जोन हो गया, क्या नाम है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन, फिर प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ से जैसे ही प्राइस आया ये ऊपर चला गया। उसके बाद हमारे पास और भी यहाँ पे बन रहे हैं, ये हमारे पास एक सप्लाई जोन, ये हमारे पास डिमांड जोन नहीं है क्योंकि देखो इसने कुछ ब्रेक नहीं किया। तो हमको इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई जोन देखने हैं। क्या है यहाँ पर हमको और कोई डिमांड और सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे मेजर सप्लाई जोन के बारे में बात करें तो क्या कुछ अच्छा सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है, मेरे को कोई अच्छा सप्लाई जोन नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने यूनियन बैंक बाय किया था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूनियन बैंक के लिए कोई भी अच्छा सप्लाई जोन नहीं है, ये आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई तक के जा सकता है। हालांकि मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि हम इतना लंबा टारगेट भी नहीं रखते, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट हमको यूनियन बैंक में देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हमको टॉप डाउन अप्रोच करनी है। उसके बाद हमने बात किया रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, हाउ टू फाइंड बेस्ट ट्रेड के बारे में हमने बात की। अब उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करें, रिस्क मैनेजमेंट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ग्रीड नहीं करना है। हम यहाँ पे काहे के लिए आए, हम यहाँ पे अपनी हॉबी फॉलो करने के लिए आए हैं, है ना। हमको ज़्यादा नहीं करना है ग्रीड कि ठीक है हमने जो किया, सबसे पहले तो हमने क्या किया था कि जोन हमारा ये हो गया,
ये मैंने टारगेट रख, यहाँ पे मैंने एंट्री ली, ये मेरा स्टॉप लॉस हुआ। तो मैंने एक बार जब अपना एंट्री ले ली और मैंने जब स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके बाद जब मैंने एंट्री ले ली तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। या तो मैं लॉस लेके जाऊंगा या तो मैं 2x का प्रॉफिट लेके जाऊंगा मिनिमम। तो ये हमको कंफर्म करना है कि हम ट्रेड को चेंज नहीं करेंगे एक बार हमने एंट्री ले ली तो, है ना। कि और ऐसा भी नहीं करना है कि प्राइस जब नीचे जा रहा है नहीं कभी तो बढ़ेगा ऊपर, नहीं। स्टॉप लॉस फिक्स हो गया मतलब हो गया, हम लॉस लेके जाएंगे तो लॉस लेके ही जाएंगे, हम नीचे नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए फिर। और एंट्री भी हमारे पास जो होंगी वो उसी टाइम फ्रेम की होंगी। चलो ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट में हमको क्या करना है, सबसे मेन चीज़, जितना भी हमारा पोजीशन हमको कितनी लेनी है, जितना भी हमारा कैपिटल है ना, जितना भी हमारा कैपिटल है उसका ओनली 0.5%, अगर आप नए ट्रेडर हो तो 0.5% आपको रिस्क में लगाना है, या फिर आपको 1% रिस्क पे लगाना है या 2%। लेट से कि आपका कैपिटल 1 लाख का है तो आप एक ट्रेड में ओनली 1,000 रुपीज़ का नुकसान झेल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं झेल सकते। तो लेट से कि अगर आपका यहाँ पे कैपिटल 1 रुपीज़ का है ना, कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस का जो, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या है 1 रुपीज़ का है, और इस शेयर की, ये शेयर की प्राइस 1,000 रुपये है, और यहाँ पे हमने जो स्टॉप लॉस रखा है ना वो ओनली 1 रुपीज़ का है, कि 1 रुपीज़ का डिफरेंस है। मतलब मान लो कि प्राइस यहाँ पे है 5-7, नहीं यहाँ पे प्राइस है लगभग 1,000 रुपये का, और यहाँ पर ये क्या है 999 रुपीज़ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो मैं यहाँ पे कितने शेयर्स बाई कर सकता हूँ, तो मेरे को क्या करना है, मेरा कैपिटल 1 लाख का है, अगर मैं 1 लाख के शेयर लेना चाहता हूँ और मेरा मैक्सिमम क्या है कि मैं लॉस 1,000 रुपये का झेल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं 1,000 शेयर बाई कर सकता हूँ, सॉरी 1,000 नहीं 100 शेयर बाई कर सकता हूँ। क्यों, 100 शेयर अगर मैंने बाई कर लिए तो वो 1 लाख के हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको क्या करना होता है कि देखना होता है कि नहीं, पर ट्रेड में मेरा मैक्सिमम लॉस से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर मान लो कि आपने 10 ट्रेड में 2% निकाला, देखिए आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, पर 10 ट्रेड में तो आप 10 के लगा रहे थे, 10 के, लेकिन आपने एकदम से 1 लाख रुपीज़, आप यहाँ पे क्या कर रहे थे 1,000 रुपये रिस्क पे लगा रहे थे और आप 2,000 का प्रॉफिट कर रहे थे। लेकिन आपने एकदम से क्या किया कि लालच में आके 10,000 रिस्क पे लगा दिए और आपने 20,000 का प्रॉफिट देगा 1:2 से, तो आपके 10,000 अगर लॉस में चले गए ना, तो आपने इतने ट्रेड में जो प्रॉफिट किया है ना वो सारा चले जाएगा। तो आपको इसलिए फिक्स करना होता है कि मेरा जितना भी बड़ा कैपिटल है मैं उसका ओनली 1% रिस्क पे लगाऊँ। अब आपको पोजीशन साइजिंग परफेक्टली करनी कैसे है, या तो आप मैन्युअली कर सकते हो, मैं तो मैन्युअली नहीं करता, मैं चैट जीपीटी में डाल देता हूँ। तो आपको चैट जीपीटी खोलना है, आपको चैट जीपीटी में डालना है कि मेरा कैपिटल 1 लाख है, आपका जितना भी कैपिटल है ना, तो आपका 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है ना, तो आपका जितना भी कैपिटल है आप उतना डालो। आपने जैसे ही वहाँ पे कैपिटल डाला तो आप चैट जीपीटी को डालना कि मेरा स्टॉप लॉस, लेट से कि स्टॉप लॉस मेरा टारगेट, वहाँ पे आप अपना टारगेट नहीं डालोगे, वहाँ पे डालोगे कि शेयर का प्राइस इतना है, आपने इतने प्राइस पे उसको बाई किया और आपका जो स्टॉप लॉस है उसका प्राइस ये है। लेट से आपने 1,000 रुपये में बाई किया, स्टॉप लॉस 998 पर है। आप उसको बोलना है कि मैं जो रिस्क लेता हूँ, आप जितना भी रिस्क लेना चाहते हो 2%, 1%, 0.5% ये है, आप उससे पूछना है कि पोजीशन साइज़ कैलकुलेट करके बताओ। तो आपका पोजीशन साइज़ कैलकुलेट करेगा, या तो आप खुद भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप आलसी हो मेरी तरह तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल देना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मैं बस वहाँ पे डालता हूँ और जल्दी से मेरे को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको पोजीशन साइज़ मिल जाएंगी कि नहीं, आप 50 शेयर बाई कर सकते हैं, 100 शेयर बाई कर सकते हैं, आप उतने शेयर बाई करना और आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिस्क मैनेज करना है। अब आपने क्या किया कि रिस्क मैनेजमेंट हो गया, तो अब हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स में सबसे पहले होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमको ओनली एक्सपोनेंशियल, हमारे काम के कौन कौन से RSI की ऑलरेडी वो सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें देखता नहीं, मेरे को आता है उन सारी चीज़ों को यूज़ करना। लेकिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हमको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए। और आपको तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब मैं आपको एडवांस ट्रेंड एनालिसिस बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हमको चाहिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, EMA 20। जब EMA 20 जो होता है ना ऊपर के साइड में जा रहा होता है, ऊपर के साइड में दिखा रहा होता है, इसका मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड है, तब हमको बाय साइड लेनी होती है, मतलब हमको बाय करना होता है।
जब ई एम ए का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब ये क्या करता है कि 20 कैंडल के जो हमारे पास प्राइस है, अगर मैं EMA 20 ले रहा हूँ तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये 20 कैंडल का एवरेज बता रहा है कि प्राइस कितना है। तो 20 कैंडल से प्राइस जो हो रहा है ऊपर के साइड में जा रहा है। सिंपल मूविंग एवरेज में ये क्या करता है, सारी की सारी जो 20 कैंडल है ना, सबको बराबर वेटेज देता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये करता है कि जो क्लोज कैंडल है, मतलब लेट्स से कि ये वाली कैंडल को ये ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, जबकि जो पीछे की कैंडल है इसको ये कम प्रेफरेंस देगा। तो ये क्या करता है कि EMA 20 से हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर ये EMA 20 ऊपर के साइड में जाता है, इसका मतलब अप ट्रेंड, तो हम लोग जाएंगे बाय साइड में। अगर EMA 20 नीचे के साइड में, तो ये होगा डाउन ट्रेंड, हम जाएंगे सेल साइड में। हालांकि मैं इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी इससे हमको क्या होती है कि एडिशनल सपोर्ट मिल जाता है अगर हम ये देखते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है वॉल्यूम। अब हमने क्या किया, हमने जब बोला था कि पहले तो हमारे पास आएगा ड्रॉप, पेस, फिर हमारे पास यहाँ पे आएंगी रैली। अब हमको यहाँ पे ना वॉल्यूम चेक करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास जो रैली आई है ना, अगर इंस्टीट्यूट ने बाई किया होगा तो उसने क्या किया होगा, करोड़ों में बाई किया होगा, करोड्स में बाई किया होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इंस्टीट्यूट बाई करेगा ना, तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम भी स्पाइक करेगा। तो वॉल्यूम से हमको एडिशनल सपोर्ट मिल जाता है कि नहीं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो सकती है। साथ में हम डिलीवरी परसेंटेज भी देख सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है डिलीवरी परसेंटेज कैसे देखना है, वो तो एडिशनल चीज़ें नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे इंडिकेटर्स में ओनली 2 इंडिकेटर्स देखे हैं। सुपर ट्रेंड की आपके काम का नहीं है। अभी मैं मिनिमम चीज़ें सिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर हम जाते हैं HDFC बैंक। तो ये रहा हमारा HDFC बैंक। तो अगर हम HDFC बैंक में बात करें तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा EMA 20 है। जहाँ पे मैं चाहूँ तो EMA 20 को EMA 30 भी कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, 30 कैंडल्स को दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं EMA 20 रखता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अब हमको क्या करना है कि देखना है कि हमारी जो प्राइस है, देखो जैसे यहाँ पे EMA 20 जो हो रहा है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारे पास EMA 20 जो हो रहा है ना, ऊपर के साइड में दिखा रहा है। देखो ऊपर के साइड में है, ऊपर के साइड में जा रहा है। यहाँ पे देखो, वेट में पेंसिल ले लूँ, ये ब्रश। तो यहाँ पे देखो EMA 20 ऊपर के साइड में दिखा रहा है। इसका मतलब हमारे पास ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है ना। तो हालांकि मैं ये सब चीज़ें नहीं देखता क्योंकि मेरे को डायरेक्टली जो हो रहा है ना, एडवांस ट्रेंड एनालिसिस से बिना ये देखे भी पता चल जाता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन आप इनिशियली आप इसको भी देखना क्योंकि इनिशियली कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं वॉल्यूम के बारे में। वेट, जैसे यहाँ पे हमने सुपर ट्रेंड को हटा देते हैं और यहाँ से हम इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम इंडिकेटर को ला देते हैं। वॉल्यूम, तो यहाँ पर हमारा देखो नीचे, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, कैंडल में वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पहले देख लें कि एवरेज वॉल्यूम क्या होता है। यहाँ पे वेट, हम इसका पहले एवरेज वॉल्यूम मूविंग एवरेज, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे देखो एक लाइन आ जाती है। ये दिखाता है कि हमारे पास यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम कितना है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने जोन मार्क किया है क्या वो वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, वेट पेंसिल, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये ड्रॉप, ये हमारे पास बेस फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हुआ कि इसने बहुत सारे ऑर्डर को एक्यूमुलेट किया होगा और यहाँ पर ये हमको रैली देखने को मिल रही है। ओके, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जब इसने बेस का फॉर्मेशन किया है और यहाँ पे जब रैली बनी है, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, हालांकि मुझे तो नहीं लग रहा कि ये इंस्टीट्यूशनल बाय नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम को हम हमेशा बहुत मेजर क्राइटेरिया नहीं मानते। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, लेट से कि यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इस वाले पार्ट पर हमको देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो हो रहा है कि ये ऐसा नहीं मानेंगे कि अगर वॉल्यूम बड़ा नहीं है तो हम ऐसा नहीं मानेंगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग नहीं है, क्योंकि ये 1 मंथ का ट्रेंड है ना।
अगर वॉल्यूम बढ़ा नहीं है तो हम ये नहीं मानेंगे कि इंस्टीट्यूशनल की बाइंग नहीं है, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो वो हमको एडिशनल कॉन्फिडेंस देगा, तो हमको इसको एडिशनल कॉन्फिडेंस की तरह लेना है। अगर सुपर ट्रेंड नीचे है तो हम ऐसा नहीं मानेंगे, रेड दिखा रहा है तो ऐसा नहीं मानेंगे कि जो होने वाला है कि वो हमारे अगेंस्ट है, फिर भी हम बाई करेंगे। लेकिन अगर वो ग्रीन है तो वो हम मानेंगे कि वो हमारे साथ में, यानी कि ट्रेंड अगर हमारे साथ में है तो वो हमको एक एडिशनल पॉइंट देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बात कर लिया, वॉल्यूम के बारे में बात कर लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमको और क्या चीज़ बात करनी है, दैट इज सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर एनालिसिस। अब सबसे पहली बात यह है कि सेक्टर एनालिसिस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और सेक्टर क्या होता है, व्हाट इज सेक्टर। बाद में आपको पूरा दूंगा कि किस तरीके से आपको बनाना है सेक्टर एनालिसिस। सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे तो यानी कि हर मंथ या फिर क्वार्टरली में सेक्टर रोटेशन होता है कि किसी दिन किसी मंथ कोई सेक्टर जो होता है अच्छा परफॉर्म करता है, किसी मंथ कोई और सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का अपना एक सेक्टर हो गया, बैंक का अपना एक सेक्टर हो गया, तो किसी मंथ PSU है ना, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, किसी मंथ जो होता है डिफेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये सेक्टर रोटेशन पे डिपेंड करता है। अगर मान लो डिफेंस का कोई स्टॉक है, नहीं डिफेंस का कोई सेक्टर, अगर डिफेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जनरली अप ट्रेंड पर है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैंने सेक्टर एनालिसिस कर लिया तो वो मेरे को एक एडिशनल सपोर्ट देता है कि हमारा ट्रेड चलेगा। तो अगर हमारा सेक्टर जो हो रहा है वो अच्छा है तो हम क्या करेंगे कि जो अच्छे सेक्टर है उसी सेक्टर के हम स्टॉक को ट्रेड करेंगे, स्टॉक को हम ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्टर एनालिसिस हमको करना कैसे है। सबसे पहले तो सेक्टर एनालिसिस के लिए मैं आपको बोलूँगा कि एडवांस ज़माना है, हमको सेक्टर एनालिसिस उतने एडवांस में करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास क्या है, ग्रॉक है, AI। हम ग्रॉक से क्या पूछेंगे कि विच है ना डू सेक्टर एनालिसिस फॉर मी, तो ग्रॉक हमारे लिए क्या करेंगे, सेक्टर एनालिसिस करेगा। हमको क्रॉस चेक करना है क्योंकि कई बार ये गलत आंसर भी दे देता है, तो हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे, फिर हमको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है। या फिर आप जा सकते हो NSE की वेबसाइट पे, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। ये हमारे पास क्या करेंगे, सेक्टर एनालिसिस करेंगे, यहाँ से हमको पता चल जाएगा कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है। अब हम इन्हीं सेक्टर के स्टॉक्स चूज़ करके उन पर ट्रेड लेंगे। ओके, तो यहाँ तक के हमारे पास क्या हुआ, ये कंप्लीट हो गया हमारे पास ट्रेडिंग का हमारा पूरा कोर्स। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर मैंने आपको बताया कि जैसे हमको पहचानना है कि कोई ट्रेंड कैसा होता है। जैसे अगर हमको ये देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारे पास डिमांड जोन है, ये हमारे पास डिमांड जोन है। जब भी कोई कैंडल डिमांड जोन को ब्रीच करके नीचे जाएगी तो हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी डिमांड या सप्लाई जोन ब्रीच होता है ना, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास डिमांड जोन, मैंने आपको बोला कि एडवांस ट्रेंड एनालिसिस में आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे हम क्या कर रहे थे कि EMA और ये सब चीज़ें देख रहे हैं हम, और इसके बेसिस पे वेट में दूसरा चार्ट खोल लेता हूँ, कोई निफ्टी का खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। अब जैसे हम मानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं कि इसको देख रहे हैं, EMA को देख रहे हैं। ये EMA जो है हमारे पास, ये EMA हमको बता रहा है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में। लेकिन जितने भी इंडिकेटर जो होते हैं ना वो हमारे पास लैगिंग इंडिकेटर होता है। लेकिन हमको पहले से कैसे पता चल जाए कि प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो देखो, जब भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सप्लाई जोन है ना, ये भी हमारे पास एक और सप्लाई जोन है। तो ये दोनों सप्लाई जोन है। क्यों सप्लाई जोन है, यहाँ से हमको ड्रॉप देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास बेस, ये भी हमारे पास बेस, ये भी बेस, और ये हमारे पास बेस, ये हमारे पास ड्रॉप आया। तो ये इतना हमारे पास क्या हुआ, ये पूरा का पूरा हमारे पास हो गया सप्लाई जोन, यानी कि ये हमारे पास सप्लाई जोन हो गया यहाँ तक के। अब प्राइस ने क्या कर दिया कि इन सप्लाई जोन को तोड़ दिया। तो अब हमारे पास प्राइस क्या आ जाएगा कि अगर वो डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो वो अप ट्रेंड में आ जाएगा। नहीं, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में, सॉरी टंग स्लिप हो गई, तो अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो वो पहले एक सप्लाई जोन को तोड़ेगा तो वो साइडवेज में आएगा। अगर उसने 2 सप्लाई जोन को तोड़ दिया तो वो अप ट्रेंड में चले जाएगा। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है और उसने क्या कर लिया कि नहीं वेट, अगर प्राइस साइडवेज में है
अगर उसने एक डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया तो वो क्या आ जाएगा, डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अगर प्राइस ने वेट में आपको, अगर मेरे को अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा नहीं पा रहा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाओगे। लेट से प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था कि एक डिमांड जोन था, इसने इसको ब्रीच कर दिया, एक सप्लाई जोन को इसने ब्रीच कर दिया, तो प्राइस ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल ऑर्डर थे, सेल ऑर्डर को हटाकर भी प्राइस ने क्या कर दिया, ऊपर चले गए। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास सेलिंग अच्छी है। ये हमारे पास एडवांस ट्रेंड एनालिसिस मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है कि जब तक कि हमारे पास EMA20 हमको इन्फॉर्मेशन देगा, उसके पहले ही हमको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है ना। तो जैसे अगर हम बात करें तो एडवांस ट्रेंड एनालिसिस हमको क्या बोलती है कि जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, सप्लाई जोन है, ये हमारे पास लेगिन कैंडल है ना, तो ये हमारे पास लेगिन, और ये हमारे पास क्या हुआ, ऊपर प्राइस जा रहा है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आकर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाकर नीचे आया। तो जब ये हमारा एक डिमांड जोन टूट गया, तो जब प्राइस नीचे आके एक डिमांड जोन को तोड़ेगा, तो ये हमारे पास मार्केट चल जाएगा साइडवेज में, तो हम इसको बोलेंगे मार्केट साइडवेज में। लेकिन यहाँ पे नीचे मेरे पास एक और डिमांड जोन है लेट से, और इसने एक और डिमांड जोन को तोड़ दिया, तो मार्केट आ गया हमारे पास डाउन ट्रेंड में। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेल ऑर्डर की तरफ जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे ट्रेड, और यहाँ पे हम बाय ऑर्डर का यूज़ करेंगे। वैसे ही जब प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है और इसने क्या कर दिया कि इस डिमांड जोन से ऊपर चले गया, तो ये तो हमारा अप ट्रेंड हो गया वैसे ही। और इसने क्या कर दिया कि एक सप्लाई जोन को तोड़ दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अप ट्रेंड में चला गया। तो इस तरीके से हमको डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे सोचना होता है कि डाउन ट्रेंड जाएगा, अप ट्रेंड जाएगा। तो ये था हमारे पास एडवांस ट्रेंड एनालिसिस। हालांकि ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम फ्रेम में मैंने आपको पूरी ट्रेडिंग सिखाने का ट्राई किया है, ऐसा मत सोचना कि इंटरडे अलग होता है, स्कैल्पिंग अलग होता है, स्विंग ट्रेडिंग अलग होती है। सारी की सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एक ही जैसी होती है, सब में एक ही कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। बस वहाँ पे जो होता है ना, एग्जीक्यूशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, दैट्स इट। लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है, बस आपको टाइम फ्रेम अलग अलग चेंज करना बस हो गया। ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स मैंने आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि ऑप्शन एंड फ्यूचर्स से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में पता नहीं, मुझे सही नहीं लगता ऑप्शन और फ्यूचर्स। अगर आपको वो सीखना है तो आप किसी और से सीख लेना, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने कभी उस पर इतना डिटेल में स्टडी भी नहीं की। तो आज मैं आपको पूरी चीज़ें एक बार पूरी रिव्यू करा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी है। तो मैं यहाँ पे चल जाता हूँ हमारे नोट्स में, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है। क्या लिखे है, बक्सरी स्केड्यूल 6 मंथ है ना, ये स्टॉक मार्केट एंड ऑल जो भी है, तो आप बाजू में अवॉइड करना जो भी है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं आपकी एक रिवीजन करा देता हूँ कि हमने अभी तक की क्या क्या चीज़ें सीखी, फिर मैं उसको अप्लाई करना सिखा दूँगा। वेट, स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। स्टार्टिंग में हमने बात की थी स्टॉक मार्केट के बारे में। वेट, ये नहीं था शायद से, ये था ना। तो सबसे पहले तो हमने स्टॉक मार्केट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था कि हमारी स्ट्रेटेजी बाकी कन्वेंशनल ट्रेडर्स की क्यों अच्छी थी, क्योंकि हमने बात किया हम डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर काम कर रहे थे, और डिमांड एंड सप्लाई जोन जो होते हैं वहाँ पर हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। जैसे ही पेंडिंग ऑर्डर्स हिट होते हैं ना, तो प्राइस मूव करता है। तो इसलिए हमारे पास कॉन्फिडेंस अच्छा होता है कि नहीं, ये हमारे पास सेटअप बेस्ड है, हम कुछ भी रैंडम ट्रेड्स नहीं ले रहे। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, हमने स्टॉक मार्केट के बारे में बात की थी, स्टॉक का एग्जांपल लिया था। आईपीओ के बारे में भी हमने बात की थी कि आईपीओ क्या होता है, वो होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी खुलती है तो जो सबसे पहले पब्लिक को जाते हैं दैट इज़ आईपीओ। उसके बाद जो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है, वो पब्लिक ही दूसरी पब्लिक को बेचती है, दैट इज़ सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। फिर हमने सेकंड क्लास में हमने बात की थी कि जो रिटेलर होते हैं ना, हम तो बीच की चक्की की तरह पीसते हैं, एक्चुअल में जो पूरे मार्केट को चलाते हैं दैट इज़ इंस्टीट्यूट। फिर हमारी स्ट्रैटेजी क्या करती है, इंस्टीट्यूट को फॉलो करती है, क्योंकि जब वो लोग मार्केट को चला रहे हैं तो जब वो लोग बाई करेंगे तो हम भी बाई करेंगे, जब वो लोग सेल करेंगे तो हम भी सेल करेंगे। फिर इसके बेसिस पे हमने क्या किया कि अब इंस्टीट्यूट हमको बताने तो नहीं वाला,
कि हम लोग अभी बाई करने वाले, हम लोग अभी सेल करने वाले हैं ना, तो हमको कैसे पहचानना है कि इंस्टीट्यूट ने कब बाई किया। तो उसके लिए हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट पे बेस किया कि जहाँ पे हमारे पास डिमांड जोन का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे इंस्टीट्यूट बाई कर सकता है, वहाँ पे किया होगा उसने, उसके कुछ पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे, जब वो नीचे आएगा तो वो डबल से बाई करेंगे। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट जब बाई करेंगे हम तब नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूट दोबारा जब बाई करेगा हम तब बाई करेंगे। तो हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में हमने बात किया। फिर हमने हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैंने बेसिक समरी दी थी। उसके बाद मैंने बेस्ट ब्रोकरेज ऐप के बारे में बात किया था, तो मैंने वहाँ पे धन ऐप की लिंक दी थी। अगर आप धन ऐप से लॉगिन करते हो तो मैं आपको अपना पर्सनल एनालिसिस दे सकता हूँ। आपको कोई भी डाउट पूछना है मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। अगर आपने डाउनलोड नहीं भी किए तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे पर्सनली आपके डाउट्स वैसे भी सॉल्व कर दूँगा। फिर हमने डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है वो समझा। सप्लाई जोन पे हमारे पास क्या होता है कि लोग, जो हमारा इंस्टीट्यूट होता है वो स्टॉक बेचते हैं, डिमांड जोन पे इंस्टीट्यूट जो होता है वो खरीदते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्मार्ट मनी जोन, हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, जैसे हमने बात किया था कि वो लोग बेस का फॉर्मेशन करके एकदम से मूवमेंट दिखाते हैं। फिर एंट्री स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में हमने बात किया कि एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ करना है। जहाँ पे भी हमारे पास डिमांड जोन फॉर्म होता था ठीक उसके ऊपर हमको एंट्री बनानी है, उसके नीचे हमको स्टॉप लॉस बनाना है। लेकिन हमको ये चीज़ याद रखना है कि जो हमारा डिमांड जोन है उसको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, लेट से आपको मंथली इनकम ट्रेड चाहिए, एक मंथ की ट्रेड चाहिए कि आप एक मंथ तक के उस ट्रेड में रहोगे, या फिर आपको इंटरडे ट्रेड चाहिए। तो इंटरडे के लिए आप क्या करोगे कि आप डेली का जोन निकालोगे, उसके बाद 15 मिनट के जोन में जाकर देखोगे कि क्या वन डे के चार जोन के अंदर वो जोन है, या फिर उसको वन डे के जोन का सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर उसको मिल रहा है तो ही हम ये ट्रेड लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमको क्या करना है कि जो डिलीवरी ट्रेड्स है या फिर वहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो हमको मैक्सिमम हिट करवाने हैं। हमने फिर बात किया था कि आपको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करनी है। क्यों अवॉइड करना है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग, क्योंकि जो ट्रेड लेना है वो हम बड़े प्लेयर्स के साथ, स्मार्ट मनी के साथ ले रहे हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। अगर वो न्यूज़ आनी होंगी तो वो ऑलरेडी चार्ट पे दिख चुकी है। फिर हमने कैंडल स्टिक पैटर्न और ऑल पैटर्न के बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न जो होती है वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में रीड करना है तो कोई बेसिक सा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो देख लेना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कैंडल स्टिक हमारे इसके लिए। ये एक कंफर्मेशन की तरह काम कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक से समझा दिया तो मेरे को तो कैंडल स्टिक याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कैंडल का पैटर्न देख के समझ जाता हूँ कि अब क्या होने वाला है। क्यों, मेरे को नाम नहीं मालूम, मोरू बाजू, क्या अजीब अजीब से नाम होते हैं, क्योंकि मैं कैंडल देख के ये समझ सकता हूँ कि वहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में क्या चल रहा है। तो मैं याद क्यों रखूँ कि ऐसी कैंडल आएंगी तो प्राइस ऊपर जा सकता है, ऐसी कैंडल आएंगी तो प्राइस नीचे जा सकता है। अगर आपके लॉजिक्स क्लियर है तो आई डोंट थिंक कि आपको हर एक पैटर्न को याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारे पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। ये सारे पैटर्न जो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन से ही बनते हैं, तो हमको ये सारे पैटर्न्स भी याद नहीं रखने हैं। फिर हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में बात किया था कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हमको चाहिए कि एडिशनल टाइम फ्रेम का हमको सपोर्ट मिल जाए। और फिर हमने बात की थी बेस्ट ट्रेड क्या है। बेस्ट ट्रेड में हमारे पास जो जो फैक्टर्स होने चाहिए, हमने वो सारे फैक्टर्स के बारे में बात की थी। फिर हमने बात किया था कि इंटरडे, स्विंग ट्रेड एंड पोजीशन ट्रेड में कि अगर इंटरडे ट्रेड ले रहे हो तो आपको वन डे का जोन होना चाहिए, स्विंग ट्रेड है तो मतलब आपका वीकली का जोन होना चाहिए। और यहाँ से आप क्या करोगे, आपका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, वो वन डे का होना चाहिए। और आपका एग्जीक्यूशन जो होगा वो होगा 4 आवर्स पे। तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस को छोटा कर पाओगे। उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था चैट जीपीटी का यूज़ करना, और आपको मैक्सिमम 1% का ही रिस्क लेना है, 1 से 2% का। उसके बाद हमने इंडिकेटर्स बात की थी EMA 20 के बारे में और वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम हमारे पास ज़रूरी नहीं था कि वॉल्यूम बढ़े, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो वो हमको एडिशनल सपोर्ट देंगे। उसके बाद हम बात करें एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। हमने बताया था कि अगर एक सप्लाई जोन ब्रिज करता है तो ट्रेंड साइडवेज होगा, उसके बाद अप ट्रेंड हो जाएगा। अगर सेम ऐसा ही प्राइस नीचे आता है, अगर उसने एक सप्लाई जोन को ब्रीच किया तो वो हमारे पास साइडवेज हो जाएगा। एक डिमांड जोन को ब्रीच किया तो वो साइडवेज हो जाएगा, और उसने दूसरे डिमांड जोन को ब्रीच किया तो हमारे पास जो होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। और फिर हमने बात किया सेक्टर एनालिसिस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सेक्टर अप ट्रेंड में है तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके यानी कि मैक्सिमम स्टॉक भी अप ट्रेंड में ही होंगे, क्योंकि
सेक्टर बनता किससे, 10-12 स्टॉक आपस में मिलकर एक सेक्टर बनाते हैं, तो उसके मैक्सिमम स्टॉक अप ट्रेंड में होंगे तो सेक्टर भी अप ट्रेंड में होगा। अब इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर दूसरा स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो कुछ टाइम में वो भी अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो इसलिए हमको सेक्टर एनालिसिस करनी होती है और उसी सेक्टर पे जनरली हमको ट्रेड करना चाहिए जो सेक्टर, जिसका सेक्टर अभी अच्छा चल रहा है, क्योंकि उससे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास सेक्टर एनालिसिस हो तो हमारी ट्रेड और अच्छी हो जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी चलने की और बढ़ जाती है। तो अब इसको हम एक बार चार्ट पे अप्लाई करके देखते हैं कि मैं आपको किस तरीके से जोन मार्क करना है। तो मैं कल जो एक ट्रेड मैंने देख के रखी है जो ले जा सकती है, मैं उसको पहले देख लेता हूँ। आदित्य बिरला है ना, तो आदित्य बिरला हम देखते हैं कल जिस पे ट्रेड ली जा सकती है ना, आदित्य बिरला रियल एस्टेट। वेट, यहाँ पर अगर हम 3 मंथ के जोन पे जाते हैं तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के जोन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए ना, तो यहाँ पे हम एक सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं। क्यों बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमको पहले से पता हो कि यहाँ पर खतरा है। हमारा प्राइस, इस प्राइस को हम कितना भी अच्छा ट्रेड ढूंढ ले, लेकिन यहाँ पर प्राइस जो हो सकता है वो इसको ब्रेक कर देगा। तो ये हो गया हमारे पास एक सप्लाई जोन। तो प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है इसको ब्रेक करना, क्योंकि ये 3 मंथ का सप्लाई जोन है। यहाँ पे कितने सारे पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये 3 मंथ का डिमांड जोन हमने यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक बना के रखा हुआ है। अगर ये 3 मंथ की ट्रेड है तो 1 मंथ पे हम क्या करेंगे, बाकी सब चीज़ें देखेंगे, लेकिन जनरली हम 3 मंथ की ट्रेड नहीं लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे कि हमको मंथली इनकम ट्रेड या वीकली इनकम ट्रेड मिल जाए। तो मैं इसको वीकली के लिए देखूंगा। देखो यहाँ पे हमारे पास 1 मंथ का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो एडिशनली मैंने यहाँ पे 1 मंथ का भी जोन ड्रॉ कर दिया। ये देखो ड्रॉ, यहाँ पे हमने 1 मंथ का भी ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 वीक, अगर मेरे को वीकली का कोई जोन मिलता है तो मेरे को वीकली का कोई जोन तो यहाँ पे वैसे देखने को मिल नहीं रहा। ये देखिए वीकली का भी हमारे पास यहाँ पे जोन है। तो यहाँ पे हमको वीकली का जोन मिल गया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप, ये बेस, और यहाँ पे हमको रैली देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करता कि ये लेट से कि मैं इसको वीकली इनकम ट्रेड की तरह लेता, और मैं क्या करता कि एक वीक के लिए इसको अगर मेरे को होल्ड करना होता तो मैं क्या करता, 1 डे पे देखता हूँ कि ट्रेंड कहाँ पे। 1 डे पे हमारा ट्रेंड जो था, 1 डे पे हमारा ट्रेंड जा रहा है वो ऊपर की साइड में जा रहा है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर गया है, और क्या इसने सप्लाई जोन को ब्रीच किया है। हाँ, यहाँ के जितने सप्लाई जोन थे इसने इसको ब्रीच किया। इसका मतलब हमारे पास जो मूवमेंट है वो अच्छा खासा है। वेट, पहले हम देख लेते प्राइस। वेट, इसी जोन में ढूंढना है हमको। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये जो हो रहा है ना, ये हमारे पास यहाँ पे हम खरीद सकते थे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो, वेट, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। और हमको क्या करना है कि एक बार जो जोन टेस्ट हो गया ना, हमको दोबारा उस पर ट्रेड नहीं लेना है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे ये जोन टेस्ट हो चुका है। हालांकि वेट, ये हमारे पास क्या हो रहा है, डेली इनकम ट्रेड हमारे पास हो गई। ये हमारे पास क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, ड्रॉप बेस रैली के हिसाब से मैंने यहाँ पे बना दिया। अब जैसे ही प्राइस देखो यहाँ से, वेट, अब मैं यहाँ पे दोबारा अगर प्राइस आएगा ना, हमको क्या चाहिए, हमको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए। देखो पहले ही ये जोन जो हो चुका है यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो मैं दोबारा इस डेली ट्रेड को वापस टेस्ट के लिए नहीं लूँगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि दोबारा अगर प्राइस यहाँ पे आया भी तो मैं यहाँ पे नहीं लेता ट्रेड को, मैं इस मंथली वाले जोन या वीकली वाले जोन पे लेता, क्योंकि डेली वाले जोन से तो ऑलरेडी प्राइस जो हो चुका है, टच होके जा चुका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लॉन्ग पोजीशन हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमको लगभग कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, ये देखो कितना बड़ा मूवमेंट है। हालांकि मैं इतना बड़ा मूवमेंट तो डेली पे नहीं लेता, तो ये लगभग, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना मूवमेंट आ रहा है।
तो ये 76% का मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि हम लोग कहाँ तक की का मूवमेंट टारगेट करते हैं, हम लोग यहाँ तक की का मूवमेंट टारगेट करते हैं, इस सप्लाई जोन तक की का। तो अराउंड हमारे पास 27% का मूवमेंट हम टारगेट करते हैं और उसके बाद हम आउट हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से ट्रेड को लेना है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हो। और साथ में अगर आपको आप धन ऐप की लिंक भी मैंने दी है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मुझे नींद भी आ रही है, तो हो सकता है लास्ट में आपको इतने अच्छे समझ में ना आया हो। एंड थैंक यू। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना इंस्टाग्राम पे।